शो की शुरुआत एक धमाके के साथ होती है जब बैन की सीक्रेट आइडेंटिटी एक एलियन सुपर हीरो के रूप में दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाती है। उसका घर मीडिया से भर जाता है जिससे एक बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। गैंग उस कल्प्रिट को ढूंढने निकलती है जिसने ये राज खोला था और गेस व्हाट, वो एक 10 साल का बच्चा है जिसका नाम जिमी जोन्स है। वो दावा करता है कि वो बेन का सबसे बड़ा फैन है और उसने सोचा कि सबको पता चलना चाहिए कि बेन क्या काम करता है, ये कूल होगा। लेकिन उससे क्या पता था कि इससे बेन की लाइफ और भी मुश्किल हो जाएगी। इसके ऊपर उन्हें एक अननोन एलियन का फुटेज मिलता है जो मिलिट्री गार्ड्स पर हमला कर रहा है, तो वो इसकी जांच करने का फैसला करते हैं। वो केविन की नई गाड़ी में मिलिट्री बेस पहुंचते हैं जहां कुलिन रूजम उन्हें बताता है कि एक एलियन कैंप में घुसकर उनके बन रहे स्पेसशिप से पार्ट चुरा रहा है। जब एलियन आता है तो अल्टीमेटली उसे स्कैन करके डीएनए वॉच में ऐड कर लेती है। बेन उसे लड़ने के लिए कॉर्नरस्टोन बनता है, लेकिन फाइट के बीच एलियन फ्यूजन कोर के साथ भाग जाता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, हमने बेन 10 एलियन फोर्स में जाना था कि अजमत ने पहली ही केल्विन प्राइम पर लाखों एलियंस का डीएनए स्टोर करके रखा है, तो अल्टीमेट्रिक्स को इस मिस्टीरियस एलियन को उसका डीएनए के लिए स्कैन करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? चिंता मत करो, इसका जवाब जल्दी मिलेगा। खैर, वो एलियन को एक पानी के नीचे की गुफा में ढूंढता है और पता चलता है कि वो अपने स्पेसशिप को रिपेयर करने के लिए पार्ट चुरा रहा था क्योंकि वो जल्द से जल्द घर वापस जाना चाहता है। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, शिप को लॉन्च करने के लिए उसे कुलुडस शहर को पूरा उड़ाना पड़ेगा और हमारे हीरो ये होने नहीं दे सकते। पेन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म होता है और उस एलियन को काबू में कर लेता है जो अपने नाम बिलवान बताता है। वो अंडोमोरेट गैलेक्सी से आया था और 4 अन्य लोगों के साथ एक एग्रोगोर नाम के आदमी से उससे पकड़ लिया था। वो उससे बचने में कामयाब रहा लेकिन अलग हो गया और अर्थ पर फंस गया। तो ये हमारा पिछले सवाल का जवाब देता है। देखिए, अजमत ने शुरू में अल्टीमेट्स में मिल्की वे गैलेक्सी के एलियंस का डीएनए शामिल किया था। हालांकि क्योंकि बिलवान एंड्रोमेड गैलेक्सी से है इसलिए बोच को उसका एलियन डीएनए का सैंपल लेना पड़ा। ठीक है, अब कहानी पर वापस आते हैं। बेन बिलवान को गुफा में बंधा हुआ छोड़कर प्लम्बर्स को सहायता के लिए बुलाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश एग्रीगोर पहले पहुंच जाता है और उसे फिर से किडनैप कर लेता है। याद है, बिलवान ने 4 और एलियंस का जिक्र किया था जिन्हें एग्रीगोर ने किडनैप किया था। कुछ समय बाद उनमें से एक एलियन गैलोपोस बेन की मदद मांगने के लिए अर्थ पर आता है। देखिए, उसके प्लेनेट पर एग्रीगोर ने हमला किया था जो उसकी प्रजाति की शक्तियों को अजोर करना चाहता था। गैलोपोस को उसके शिप में किडनैप कर लिया गया था जहां वो दूसरे 4 एलियन बेलविन, पेंडोर, एंड्रोस और रेड से मिला था। हालांकि ये एक और सवाल खड़ा करता है, तो एग्रीगोर के ओमनिमस है केविन की तरह जो मर्जी से शक्ति अजोर कर सकता है, तो उसे 5 अलग अलग एलियंस को किडनैप करने की जरूरत क्यों महसूस हुई जब वो उन्हें ऑन द स्पॉट अब्सॉर्ब कर सकता था? वेल देखिए, ओमनिमस जब किसी प्राणी को अब्सॉर्ब करते हैं तो उन्हें कुल शक्ति का सिर्फ 10% ही मिलता है। हालांकि एग्रीगोर ने उनके सारी शक्तियों को पूरी तरह से अब्सॉर्ब करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। ये 5 एलियन सुपर स्ट्रॉन्ग है। असल में पांचों की शक्तियों को एक साथ अब्सॉर्ब करने से एग्रीगोर पूरी गैलेक्सी का सबसे शक्तिशाली जीव बन जाएगा और यही वजह है कि वो उन्हें अपने शिप पर लाया। हालांकि वो बच निकलने में कामयाब रहा और अर्थ पर क्रैश हो गया। उन्होंने मदद ढूंढने के लिए अलग होने का फैसला किया, लेकिन हम पहले से ही जानते हैं कि अब तक क्या हो रहा है। बेन गैलोपोस को स्कैन करके प्लम्बर्स के साथ उसके घर भेज देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि प्लम्बर डिस्गाइज में एग्रीगोर था। तो 2 पकड़े गए और 3 बाकी हैं। पेंडेरा इस सुपर टफ मेटल आर्मर में फंसा हुआ है, उसकी शक्तियों को कंट्रोल करता है और उसके खतरनाक रेडिएशन को चेक में रखता है। इसलिए बाहर निकलने के लिए डेस्परेट होकर वो किसी को भी जो उसके सूट को खोल सकता है एक भारी रकम ऑफर करता है। और गेस करो कौन आता है? ये केविन है। ये बंदा कभी भी जल्दी पैसे कमाने का मौका नहीं छोड़ता। हालांकि केविन सूट को खोलने से मना कर देता है जब उसका प्लम्बर्स बैच अंदर से स्ट्रॉन्ग रेडिएशन डिटेक्ट करता है, लेकिन बाद में केविन एक चाल में फंस जाता है और गलती से सूट खोल देता है और अंदर से एक चमकाता हुआ लाल लावा जैसा फिगर निकलता है जो एनर्जी अब्सॉर्ब करके और भी शक्तिशाली हो जाता है। पता चलता है कि पेंडोरा बहुत पावरफुल है और गैंग को एहसास होता है कि उससे सूट में वापस लाने के लिए उन्हें उसे चतुराई से हराना होगा। आखिरकार वो उसे वापस लॉक करने में सफल हो जाते हैं और उसे काबू में करते हैं। चीजें कंट्रोल में लगने लगती है और तभी 2 प्लम्बर्स पेंडोरस को उसके होम प्लेनेट पर वापस भेजने के लिए आते हैं, लेकिन जैसा कि आप एक्सपेक्ट करेंगे उनके शिप पर एग्रीगोर हमला कर देता है जिसके पास अब 5 में से 3 एलियंस उसके कब्जे में हैं। एंड यहाँ पर चीजें बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाती है। लेकिन एक साइड नोट पर बेन में अब तक मिले तीनों एलियंस को स्कैन कर लिया है
और वो वाटर हैजर्ड में भी ट्रांसफॉर्म होता है, जो बेलुइन की स्पीसीज है। इस शो की एक और बात जो इसे दूसरे बेन 10 शो से अलग करती है वो ये है कि इस बार हमने सारे नए एलियंस को एक्शन में देखने को मिलता है। बेन ने उन्हें इस्तेमाल करने से पहले ही मेरे ख्याल से ये नए एलियंस को इंट्रोडक्शन करने का एक बेहतर तरीका है। पहले बेन गलती से ही नए एलियंस अनलॉक करता था, अब भले ही वो एक्साइटिंग था पर बेन के पास अब इतने सारे एलियंस हैं कि वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना और विभिन्न हो जाता है। तो इस बदलाव के लिए टीम को सलाम। ठीक है, प्लॉट पे वापस आते हैं। अगला टारगेट है एंडर्स। देखिए एंडर्स एक पावर हाउस है लेकिन दिमाग से थोड़ा कमजोर है, इसलिए उसने एग्रीगेट के साथ टीम अप किया जो फ्रोवन नाइट्स पर शासन करना चाहता है। और एग्रीगेट के बारे में हम एक बात जानते हैं कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मतलब वो बंदा एक कमीन आदमी है। हमारी गैंग कैसल में पहुंचती है और उन्हें पता चलता है कि एग्रीगेट एंडर्स की शक्तियों का इस्तेमाल करके फ्रोवन नाइट्स को डराता है। इससे वो पूरे शहर से स्मूदी और पिज्जा चुरवाता है। हालांकि उसके राज से ज्यादा देर तक नहीं चलता क्योंकि एक समांती नाइट सर डैगनॉट आता है और सारे नाइट्स को एग्रीगेट के खिलाफ कर देता है। वो जल्दी से अपने रोब उतार देते हैं और कहते हैं कि बेन और उसकी टीम उससे फ्रोवन नाइट्स का लीडर होने का नाटक करने के लिए मजबूर कर रहे थे। देखिए मैंने आपसे कहा था इस बंदे में बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर भी एग्रीगेट और बाकी सबको जेल में डाल दिया जाता है और डैगनॉट बताता है कि एंडर्स को उसके अपराधों के लिए फांसी दी जाएगी। बेन और बाकी लोग उसकी फांसी की रस्म में हमला करते हैं जिससे डैगनॉट अपने हथियार पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट शुरू करके निकल जाता है। ये देखकर कि कोई और रास्ता नहीं बचा है, एंडर्स स्वेथन होकर एक्सप्लोजन को एक्सप्लोर कर लेता है और सैकड़ों लोगों की जान बचा लेता है और खुद को कुर्बान कर देता है। हालांकि कुछ समय बाद एग्रीगेटर अर्थ पर आता है और उसे अभी भी मलबे के नीचे जिंदा पाता है। वो उसे अपने शिप पर वापस ले जाता है और अब वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में सिर्फ एक कदम दूर था। ठीक है, तो ग्रुप का आखिर एलियन है रेडा, जिसे अपने दोस्तों के पकड़े जाने के बारे में पता चलता है और वो इसके लिए बेन को दोषी ठहराता है। लेकिन यहाँ एक बात है, इसे पूरे समय में बेन और गैंग को एग्रीगेट के प्लान्स के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। उन्हें विश्वास था कि पिछले सारे एलियन सुरक्षित रूप से अपने होम प्लैनेट्स पर लौट गए थे, लेकिन कैसवॉट हर बार जब वो अल्टीमेटिव उन एलियन को स्कैन करता है तो वो अनजाने में एक होमिंग सिग्नल एमिट करता है जिसे एग्रीगेट उन्हें ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करता था। रेडा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके स्कैनिंग प्रोसेस को रोकने में कामयाब रहता है और गायब हो जाता है। और क्या आप विश्वास करेंगे, कुछ ही पल बाद एग्रीगेट सीन पर रेडा की तलाश में आ जाता है। परफेक्ट टाइमिंग है ना। एग्रीगेट एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी साबित होता है जो ग्रुप में सब पर हावी हो जाता है। इस बीच बेन को अपनी वॉच पर सिर्फ एक ही एलियन अवेलेबल मिलता है जो इत्तेफाक से रेडा ही है। एक बहुत ही चतुर चाल में टीम ग्वेन के टेलीपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल करके बच निकलने में कामयाब रहती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, रेडा ने खुद को अल्टीमेट्स के अंदर कैद कर लिया है और ऐसा करके वो एग्रीगेट से अपनी उपस्थिति को छुपा लेता है जो अब बेन को ट्रैक नहीं कर सकता क्योंकि वॉच ऑफलाइन है। अब भले ही रेडा का प्लान शानदार है, इसमें एक दिक्कत है, वो बेन के शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा करना चाहता है जो कि वो होना नहीं दे सकता। ग्रुप तेजी से काम करते हैं और रेडा को बेन के शरीर से निकाल देते हैं, लेकिन गैसवॉट एग्रीगेट कुछ ही पल बाद आ जाता है और सबको बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। लेकिन रेडा स्वेटन हेसस पर पहुंचता है, वो कभी भी एग्रीगेट के चंगुल से बच ही नहीं पाएगा। तो एक बहुत ही हीरोइक एक्ट में रेडा अपने आप को एग्रीगेट के सामने सरेंडर कर देता है ताकि गैंग को बचाया जा सके। अब एग्रीगेट ने सारे 5 एलियंस हासिल कर लिए हैं, लेकिन बेन ने भी उन सबको अपनी वॉच में स्कैन कर लिया है। अगली बार जब ये दोनों दुश्मन टकराएंगे तो एक एपिक शोडाउन के लिए स्टेज सेट हो चुका है। इस बीच याद एग्रीगेट ने पेंडोर को किडनैप करने के लिए कुछ प्लम्बर्स को मार दिया था। प्लम्बर्स उससे बदला लेने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब रहता है। हालांकि उसके पूरी तरह से टेक ऑफ करने से पहले एक प्लम्बर एग्रीगेट के शिप पर हमला करता है जिससे उसका हाइपर ड्राइव नष्ट हो जाता है और एग्रीगेट को अर्थ छोड़ने से रोक दिया जाता है। गैंग को सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, इसलिए वो उसके ठिकाने पर तेजी से जाते हैं सिर्फ एक घातक जाल में फंसने के लिए। खुशखबरी से वो सब बच जाते हैं, लेकिन एग्रीगेट का कोई निशान नहीं है। कुछ समय बाद क्लोनरिज्म उन्हें बताता है कि एग्रीगेट उनके 50 साल पहले बनाए गए टाइम मशीन का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है। सुविधाजनक रूप से प्रोफेसर पेड्रोस आते हैं और अजीब तरह से वो केविन से कहते हैं कि वो हमेशा याद रखे कि उसका दोस्त कौन है। और बॉय, मुझे उम्मीद है कि ये बाद में एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट नहीं बनेगा। खैर गैंग बेस में घुस जाती है, लेकिन उनके रोकने से पहले एग्रीगेट सारे 5 एलियन को ऑब्जर्व करने में कामयाब हो जाता है और पूरी गैलेक्सी का सबसे शक्तिशाली जीव बन जाता है। और जैसे कि आप एक्सपेक्ट करोगे, एग्रीगेट अब अनस्टॉपेबल है, लेकिन उसकी शक्ति की भूख यहाँ खत्म नहीं होती। एजमत आता है और बताता है कि एग्रीगेट अब मैप ऑफ इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। अब ये मैप ऑफ इन्फिनिटी आखिरकार क्या
है। वेल ये एक तरह से स्पेस या टाइम में कहीं भी मर्जी से ट्रेवल करने की चाबी जैसा है। तो हाँ, ये आइटम इतना इम्पोर्टेंट है कि पैराडॉक्स ने खुद इसे 4 चाबियों में बांट दिया था और उन सब पूरी गैलेक्सी में छुपा दिया था। अब एग्रीगोर इन चाबियों को हासिल करना चाहता है ताकि वो यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली जीव बन सके, लेकिन कोई सिर्फ स्पेस और टाइम में ट्रैवल करने की शक्ति हासिल करके सबसे शक्तिशाली जीव कैसे बन सकता है। वेल वो इस चाबी का इस्तेमाल फोर्ज ऑफ क्रिएशन में जाने के लिए करना चाहता है ताकि वो अस्मित शक्ति हासिल कर सके। फोर्ज ऑफ क्रिएशन शक्ति का पवित्र स्थल है। ये यूनिवर्स की सबसे बड़ी एनर्जी का जन्म स्थान है और ये वो जगह है जहाँ आइडियाज जीवित होते हैं। ये जगह सबसे छुपी हुई है सिवाय सेलेस्टियल सेफियंस के जो वहाँ रहते हैं। ये वो जगह भी है जहाँ एलियन एक्स का जन्म होता है। और वेल ये बात सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। तो अब गैंग को एग्रीगेर को इनमें से कम एक चाबी हासिल करने से रोकनी होगी। आसान लगता है ना। वेल यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। ग्रुप पहली चाबी को चुराने की कोशिश करता है एक बुलबुलैया जैसे मंदिर में उससे पहले जाकर, लेकिन ऐसा करने का मतलब है कि वो एग्रीगोर को फॉलो करने के लिए सारे ट्रैप्स को डिसआर्म कर देते हैं, जबकि वो ग्वेन के लिए एक दरवाजा खुला रखने में अटके हुए हैं। वो आराम से अंदर जाते हैं और उस पहली चाबी को खींच लेते हैं। अगली चाबी एक पानी के नीचे एक प्लेनेट के कोर में छिपी थी, लेकिन इस बार एग्रीगोर उनसे पहले पहुंच जाता है। इसका मतलब 2 डाउन और 2 बाकी है। गैंग एग्रीगोर को डोर टू एनीवे में फॉलो करने के लिए चाम काटने की मदद लेते हैं। दरवाजा उन्हें मानव की दुनिया लेगिरिन डोमेन में ले जाता है, एक ऐसी जगह जहां मानव होल्डर्स की शक्तियों को बहुत बढ़ा देती हैं। दोनों अपने मतभेद सुलझाते हैं और चाबी को ढूंढने के लिए एक साथ काम करते हैं, लेकिन एक बार फिर एग्रीगेर ग्रुप को दाव पर लगाता है और उसे हासिल कर लेता है। अब उसे सिर्फ आखिरी चाबी हासिल करनी है और हमारे हीरोज के लिए चीजें कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं। तो अज़ीमुथ अपने टेलीविजन वाले काम करता है और गैंग को एक पूरी नई गैलेक्सी में भेज देता है और कैसवोट वो एक पागलपन से भरे विशाल प्लेनेट पर पहुंचते हैं जिसका नाम काफी अजीब है, तुम ये पढ़ लो, जो एक विशाल क्यूब के आकार में है। लेकिन रोको एग्रीगोर पहले से ही मुंह क्यूब पर होता है सीधे इस प्लेनेट की तरफ। हमारे हीरोज उसे सारा मजाक के लेने नहीं देंगे। वो उसके पीछे अंदर जाते हैं, लेकिन वो मैप ऑफ इन्फिनिटी के अपने 3 टुकड़ों का इस्तेमाल करके अंदर घुसने में कामयाब रहता है। एक बार क्यूब के अंदर हमारी गैंग एक वाइल्ड राइड के लिए तैयार है। उन्हें हर तरह के ट्रैप्स को चैलेंज का सामना करना पड़ता है और आखिरकार सेंटिनल आखिरी चाबी का राक्षस से आमना सामना होता है। सेंटिनल को एग्रीगोर के बारे में सब पता है और वो चाबी बैन को सौंप देता है। वो बैन को आगे बढ़ने की सलाह देता है क्योंकि जगह टूट रही है, लेकिन वो उसे पीछे छोड़ना नहीं चाहता और उसकी जान बचाने के लिए वापस आता। पता है मैं कह चुका हूँ, बैन का ये सबसे ब्रिलियंट मूवमेंट नहीं था। वो एग्रीगोर से लड़ता है, लेकिन जैसे आप ऐसा करेंगे वैसा ही होता है। एग्रीगोर के पास अब मैप के 4 टुकड़े हैं और ये चीजें और भी खराब होने वाली है। तुम की हाथ से ज्यादा खुश नहीं है क्योंकि उससे खुद नहीं पता कि फोर्ज ऑफ क्रिएशन कहाँ है, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि प्रोफेसर पैराडॉक्स को पता है। वो बताता है कि एग्रीगोर फोर्ज में एक नवजात एलियन एक्स से शक्ति अब्सॉर्ब करने की प्लानिंग कर रहा है जो उसे पूरी यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली जीव बना देगा। वो गैंग को फोर्ज के बाहर टेलीपोर्ट करता है और उन्हें एंट्रेंस पर छोड़ देता है क्योंकि वो आगे नहीं जा सकते। गैंग्स वहाँ पर अकेले है और उन्हें एग्रीगोर को एक बेबी एलियन एक्स के हाथ लगने से पहले रोकना है, जहाँ उनका एक छोटा बैन मिलता है, ठीक बैन 10 क्लासिक वाला बैन जो उतना ही शैतान है जितना मुझे याद है। खैर गैंग बेबी एलियन एक्स की तरफ उड़ती है जहाँ वो एग्रीगोर से फिर से लड़ते हैं, लेकिन जैसा कि आप एक्सेप्ट करेंगे उन सबकी बुरी तरह से पिटाई होती है। आखिरी उपाय के रूप में छोटा बैन अपने आप को ऑमनिट्रिक्स अब्सॉर्ब करने का ऑफर देता है, लेकिन केविन उसके बजाय अल्ट्रामैक्स को अब्सॉर्ब करना चुनता है। अपनी नई हासिल की हुई ताकत से एग्रीगोर को आसानी से काबू में कर लेता है और उसकी शक्तियों को भी अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन ऐसा करने में वो अपना होश खो बैठता है। केविन का गुस्से में उड़ जाने के बाद पैराडॉक्स आता है और बैन को यूनिवर्स बचाने के लिए बधाई देता है। हालांकि उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि उसे अभी भी केविन की समस्या निपटानी है। इस बीच केविन ने खुद को नल वॉइड में बंद कर लिया है ताकि वो वार्डन से बदला ले सके जो उसके दोस्त कैरविल की मौत के लिए जिम्मेदार था। कैरविल वो अकेला इंसान था जिसने उस पर दया दिखाई थी और उसे अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सिखाया था। इस बीच बैन और ग्वेन केविन को रोकने के लिए प्रिजन पहुंचते हैं, लेकिन बैन अब उसे मार देना चाहता है। ये देखकर कि वो कितना अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। इससे ग्वेन और बैन के बीच एक गर्मा गर्म बहस होती है क्योंकि ग्वेन केविन को मारने की बजाय उसकी मदद करना चाहती है। उन्हें अग्रित मिलता है जो बताता है कि केविन कई बार धोखा खाने के बाद बदला लेने निकला है। वो अग्रित को सुरक्षा के लिए प्लम्बर एकेडमी ले जाते हैं, लेकिन केविन वहाँ घुस जाता है। चाउस फैलता है और प्लम्बर्स को नुकसान पहुँचता है। वो बैन और ग्वेन को मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उनके इतिहास के कारण चला जाता है। केविन की अस्मित शक्ति की
की लालच ने उसे अपने पूर्व सहयोगी जैसे कि एलेना, हेलेना, प्रिंस मैनी और यहाँ तक कि डॉक्टर रिक्टर पर शक्तियों के लिए हमला करने पर मजबूर कर दिया है और बेन उससे थक चुका है। इस कुजन के बीच एक झगड़ा होता है क्योंकि बेन ग्वेन को बेहोश कर देता है। ये केविन वाली चीज सच में हमारी टीम पर भारी पड़ रही है ना। ग्वेन मॉर्निंगस्टार से मदद मांगती है और कुछ स्पेल्स का इस्तेमाल करके उसे उसके ओरिजिनल रूप में वापस देती है। वो उम्मीद कर रही है कि मॉर्निंगस्टार केविन की मदद करने तक कोई तरीका निकालेगा और बेन को बनाने में भी कामयाब हो जाती है। लेकिन केविन आसपास आता नहीं दिख रहा है और वो उस नटको पर को याद है। ये अब वो पर अपनी प्रतिभा से एक मशीन बनाता है जो केविन की शक्तियों को अब्सॉर्ब कर सके और बेन ग्वेन को 1 घंटे का अल्टीमेटम देता है इससे पहले कि वो केविन को हमेशा के लिए खत्म कर दे। एक बड़ी लड़ाई के बाद वो सब केविन को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। स्कोपर की मशीन का इस्तेमाल करके उसे नॉर्मल कर देते हैं। हालांकि मॉर्निंगस्टार को शक्ति को अब्सॉर्ब करके टीम को डबल क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन बेन ने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। एक बटन दबाता है और वो शक्ति वापस वही भेज देता है जहाँ से वो आई थी और केविन कुछ ही देर बाद होश में आ जाता है। ग्रुप न सीरीज केविन को बचाता है बल्कि बेलवा, गैप्सो, पेंडोस, एंड्रोस और रेडर को भी जीवित कर देता है। कुछ समय बाद फॉरएवर नाइट गलती से एक प्राचीन सील तोड़ देते हैं जो डैगोन एक नया डिमेंशन से एक लेजेंडरी माइंड कंट्रोलिंग प्राणी को कैद किए हुए थी। उसके रिहा होने से एक बूढ़ा आदमी गैरगो ट्रिगर हो जाता है जो अब तक एक पागल खाने में भर्ती था। सील को चेक करने के बाद गैरगो एरिया 51 में घुस जाता है और पूरे इलाके को गायब कर देता है सिर्फ एक गड्ढा छोड़कर। ये अजीब बूढ़ा आदमी आखिर है कौन? बाद में हमें पता चलता है कि वो एक ऑर्डर का संस्थापक है। ओरिजिनल और सबसे पहला फॉरएवर नाइट जो 1000 साल से अस्तित्व में है। जो ड्रैगन पहली बार 1000 साल पहले प्रकट हुआ था तो वही था जिसने जादुई तलवार का इस्तेमाल करके उसका दिल निकाल लिया था। फिर भी ड्रैगन मरा नहीं, हालांकि दिल ड्रैगन की सारी शक्ति का सारा था और उसे अर्थ पर कहीं सील कर दिया गया था। तो सवाल ये है कि गैरगो के हाथ वो जादुई तलवार कैसे लगी? जैसा कि पता चला कि एज़मा था जिसने इसे पूरी तरह से जिज्ञासा से बनाया था। हालांकि तलवार चोरी हो गई थी और एक पूरे प्लेनेट को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल की गई थी, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में माइंड कंट्रोलिंग मिनियंस अर्थ पर प्रकट हुए तो सारे नाइट्स एक दूसरे के खिलाफ हो गए। एज़मथ ने सबसे मजबूत इच्छा शक्ति वाले नाइट्स को चुना जो इत्तेफाक से गैरगो द इमॉर्टल था। उसने उस ड्रैगन को हराने के लिए एल्कानी नाम की तलवार दी और इस तरह से उसके हाथ में तलवार आई। वर्तमान में वापस आते हैं। फॉरएवर नाइट ड्रैगन पर चर्चा करने के लिए अपनी सभी हाउस की एक काउंसलिंग आयोजित करते हैं। जब गैरगो शामिल होता है और वो सब उसे पहचानने के बाद उसके सामने झुक जाते हैं, वो उन्हें याद दिलाता है कि फॉरएवर नाइट्स प्लेनेट अर्थ पर सभी मौजूदा एलियंस जीवों को मिटाने के लिए अस्तित्व में थे और उन्हें कई एलियन जैसे पेरिसिविल भी शामिल हैं। जब अनुमति रूप से मर चुका है, उसको टारगेट करने के लिए एकजुट करता है। गैरगो डिस्ट्रो को अपने सेकंड इन कमांड नियुक्त करता है और उससे और एलियंस का शिकार करने के लिए भेजता है। हालांकि बेन उसकी धुलाई करता है और शुद्धिकरण को रोकता है, कम से कम अभी के लिए। बाद में गैरगो बताता है कि वो अपनी तलवार एंकोर को ढूंढने के लिए एक खोज पर जा रहा है और नाइट से कहता है कि वो उसके लौटने पर लड़ाई के लिए तैयार रहें। जबकि फॉरएवर नाइट गैरगो का लौटने का इंतजार करते हैं। ड्रैगन की पूजा करने वाला एक पंथ जिसे फ्लेम कीपर्स साइकिल कहते हैं बन जाता है। ये लोग दावा करते हैं कि उन्हें ड्रैगन का घायल शरीर मिला है, लेकिन जांच करने पर बेन को पता चलता है कि ये एलियन फोर्स के आखिरी एपिसोड से विलगैक्स का घायल शरीर है। हाँ, दुनिया का कभी सर्वशक्तिमान विजेता एक फिश टैंक में आधा मरा हुआ ऑक्टोपस बनकर रह गया है। एक पंथ का नेता होने का नाटक कर रहा है। फ्लेम कीपर उससे ड्रैगन का दिल तक ले जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो उसकी सारी शक्तियां हासिल कर सकता है। दोनों फॉरएवर नाइट्स और फ्लेम कीपर्स उस मंदिर को ढूंढ लेते हैं जहां उन्हें ड्रैगन का दिल में जादुई तलवार लगी हुई मिलती है। ग्रुप के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है और विलगैक्स इस मौके का फायदा उठाकर दिल की शक्ति हासिल कर लेता है। हालांकि उसकी अगली मंजिल ड्रैगन की सील है जो उसे और भी ज्यादा ताकत देगी। विलगैक्स सील तोड़ने के बाद गायब हो जाता है, लेकिन सारी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि गैरगो के हाथ एक्लोन वो जादुई तलवार लग गई है जिसका इस्तेमाल उसने ड्रैगन को पहली बार हराने के लिए किया था। कुछ समय बाद फॉरएवर नाइट्स और फ्लेम कीपर्स सर्कल के बीच एक बढ़िया युद्ध चलता है क्योंकि एक ग्रुप ड्रैगन को आजाद कराना चाहता है और दूसरा उसे मारना चाहता है। जब गैरगो सील तक पहुंचता है तो उसका सामना विलगैक्स से होता है जो अब के लिए एक दूत के रूप में काम करता है। सील टूट जाती है और ड्रैगन लौट आता है, लेकिन जैसे कि पता चला विलगैक्स कभी भी उसका
सेव करने का इरादा नहीं था। असल में उसे ड्रैगन की शक्ति को अब्सॉर्ब करने के लिए ये मशीन तैयार रखी थी। इस बीच गैरगो ड्रैगन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस प्रक्रिया में मारा जाता है और तब विलगैक्स अपनी मशीन के साथ आता है और नए ड्रैगन बन जाता है। अंत में बेन विलगैक्स से ड्रैगन की सारी शक्ति अब्सॉर्ब करने में कामयाब रहता है और विलगैक्स उसे इस शक्ति का इस्तेमाल दुनिया से सारी बुराई को मिटाने के लिए करने का आग्रह करता है। इतनी जबरदस्त शक्ति के साथ बेन सच में विलगैक्स की सलाह पर विचार करता है, लेकिन अंत में वो सब कुछ याद करता है जो उसने झेला है और इस शक्ति का इस्तेमाल ड्रैगन द्वारा की गई सारी बर्बादी को ठीक करने के लिए करता है। ये देखकर कि बेन कितना मैच्योर हो गया है, एजमत आता है और उसे अगले शो के लिए अल्टीमेट्रिक्स का नया वर्जन देता है। तो इसी प्रकार की कहानी यहाँ खत्म होती है। जिसको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।